दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न 2023-24 कक्षा 9वीं विषय गणित का सेट 1 है। सेट बी जो है इसके बाद आएगा, तो सेट ए का सॉल्यूशन हम देखते हैं। पूरा A to Z पूरा पेपर का जो हल है हम सभी कुछ देखेंगे। तो चालू करते हैं ऑब्जेक्टिव से। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी यदि आप एक से ज़्यादा परिमेय संख्या जोड़ते हो या घटाते हो तो वो हमें हमेशा एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। फिर अगला प्रश्न है कि 3 धन करनी 3 और 3 माइनस करनी 3 का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करके हम देखते हैं, ठीक है। कोई भी जो प्रश्न है हम पूरे सॉल्व करके देखेंगे। तो इसका सेकंड की हम बात करें दोस्तों, इसकी सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका सेकंड ये है कि ये जो 3 + √3 आपको दिख रहा है और ये लिखा है 3 - √3, ठीक। 3 - √3, तो ये सूत्र बनता है। कौन सा सूत्र बनता है? x + y और x - y का क्या होता है? x² - y²। तो इस तरीके से जब आप यहाँ सूत्र लगाएंगे तो x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और करनी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और करनी 3 का स्क्वायर। जैसे कभी भी किसी करनी वाली संख्या पर यदि स्क्वायर लगता है तो करनी जो है खत्म हो जाती है। तो 9 - 3 = 6। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि इसका आंसर जो है वो क्या आ गया? डी। निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ये। अब बहुपद कौन नहीं होते हैं, जैसे हम बात करें तो बहुपद के लिए हमेशा चर राशि की घात धनात्मक संख्या होनी चाहिए। तो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तीसरे वाले को, ठीक है। तो y + 2/y तो लिखा है, जैसे ही ये y ऊपर जाएगा, है ना, तो तो उसकी घात जो है चिन्ह बदल जाता है। कभी भी यदि आप किसी भी चर को हर से अंश में या अंश से हर में ले जाते हैं तो उस चर की घात जो है, संख्या जो चिन्ह है वो बदल जाता है। प्लस में है तो माइनस में है। और बहुपद की ये कंडीशन है कि कभी भी घात नेगेटिव संख्या नहीं होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये आपका बहुपद नहीं है। अगला है x की घात 2 धन 3x की घात 4 धन x - 4x की घात 3 धन 7 की घात क्या होगी। तो पूरे बहुपद में जो सबसे बड़ी घात दिख रही है वो उस बहुपद की घात मानी जाएगी। तो देखो पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात कितनी है? 4 है। तो ये आपका आंसर। अब यहाँ पर है कि दशमलव करनी 5 का दशमलव प्रसार जो होगा क्या होगा? दशमलव प्रसार क्या होगा करनी 5 का? दोस्तों इसका जो आंसर है, आप जो है भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल के आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर अभी हमने नहीं देखा है। लिखा है अगला है समीकरण y = 3x धन 5 का क्या हल होगा। तो देखो y = 3x + 5 इस तरीके का यदि कोई भी समीकरण होता है, हम छठवीं की बात कर रहे हैं, y = 3x धन 5 इस तरीके का कोई भी समीकरण यदि आप होता है तो ध्यान रखिएगा, हम जितनी ज़्यादा x के मान रखेंगे, यदि हम x के मान बदलते जाएंगे तो हमें y का मान मिलता जाएगा। यदि आप x का मान 0 रखते हो तो y की वैल्यू जो है आपको 5 मिलेगी। यदि आप 1 रखते हो तो ये 8 मिलेगी। 2 रखते हो तो 3 दूनी 6, 6 5 11 मिल जाएगी। तो आप इसका जो हल होता है वो अद्वितीय हल और केवल 2 हल ना होकर अपरिमित रूप से अनेक हल माने जाते हैं, क्योंकि आप x के जितने मान रखेंगे उतने हल जो उसके मान मिलते जाएंगे, ठीक। इस तरीके से देखिए यहाँ पर से कुछ खालिस्तान दिए हैं, ये खालिस्तान आपको देखना है। जैसे कि कोण 60 के पूरक कोण का संपूरक कोण क्या होगा? कोण 60 के पूरक कोण का संपूरक कोण क्या होगा, ये पूछ रहा है। देखो सबसे पहले बात तो ये है कि पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योग 90 अंश होता है, ठीक है। और संपूरक कोण क्या होता है? जिसका योग कितना होता है? 180। तो कोण 60 का पूरक क्या होगा? तो कोण 60 का जो पूरक होगा वो 30 होगा और 30 का संपूरक कितना हो जाएगा? 150। क्लियर है ना भाई? बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जब हम दो कोणों को जोड़ते हैं और उनका योग 90 आता है तो वो पूरक कहलाता है। तो 60 का पूरक पूछा था तो हम 30 जोड़ेंगे तो पूरक आ जाएगा। और जो भी पूरक होगा उसका संपूरक आपको बताना है कि उसको कितना जोड़ें कि 180 हो जाए। तो 150 जोड़ने पर जो है वो 180 हो जाएगा। तो ये जो है थ्योरेटिकल है, तो इनको आप अच्छे से बुक में देखिए और उनके आंसर आप नोट करिए। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, लिखा है सत्य और असत्य। तो ध्यान दीजिएगा, सत्य असत्य में y = 0 x अक्ष का समीकरण है। हाँ बिल्कुल सही है कि x अक्ष के समीकरण में y का मान 0 होता है, ठीक है। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होगा। त्रिभुजों की सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए आपके पास 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये असत्य है। किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 कोण अधिक हो सकते हैं, ये भी असत्य है, क्योंकि यदि 2 कोण से ज़्यादा यदि अधिक हो जाते हैं, अधिक कोण होते हैं तो वो 180 को पार कर जाएगा, जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है परिधि होती है, बिल्कुल असत्य है, वो तो उसकी त्रिज्या कहलाती है। ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है, ये सही है, ऋजु कोण की माप 180 होती है। आयत आते हैं, सही जोड़ी मिलाइए। तो देखो यहाँ पर से आयत है एक चतुर्भुज है। आयत एक क्या है? चतुर्भुज है, इसमें 4 भुजाएं होती हैं। y अक्ष पर स्थित बिंदु जो होता है, देखो कहाँ पर लिखा हुआ है ये, अगर जैसे आपको नहीं था y अक्ष पर स्थित बिंदु है तो y अक्ष पर स्थित बिंदु ये है, ठीक है। y अक्ष पर स्थित, और बाकी हम बाद में देख लेंगे। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 को यदि आप जोड़ते हो तो आपको वर्ग चिन्ह मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्ग चिन्ह मिलेगा। ठोस आकृति का उदाहरण है बेलन। ठोस आकृति का उदाहरण क्या है? बेलन। ये चौथे का आंसर हो गया आपका। उसके बाद ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है ये करनी 3/4 भुजा स्क्वायर। समीकरण 4x धन 3y = 12 का एक हल होगा 4, 0 और 4। तो ये आपके सही जोड़ी के आंसर। अब एक शब्द और एक वाक्य में जो उत्तर आ गया है, तो देखते हैं। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है दोस्तों? 1। जिसमें बहुपद की सबसे बड़ी घात 1 होती है वो रैखिक बहुपद कहलाता है।
के रूप में लिखिए। जब आप इसको इस रूप में लिखेंगे तो राइट हैंड में 0 चाहिए, तो ये प्लस का पक्षांतरित हो क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y, ठीक है। और c की जगह भी कुछ नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं, बराबर 0, ठीक। किस चतुर्थांश में स्थित होगा। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें, देखिए कि जब हम चतुर्थांश की बात करते हैं तो पहले चतुर्थांश में दोनों बिंदु प्लस प्लस होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, तीसरे में माइनस माइनस होते हैं, और चौथे चतुर्थांश में जो बिंदु होते हैं वो प्लस माइनस में होते हैं। किसमें, प्लस माइनस में। तो यहाँ देखो क्या बोल रहा है, प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस कहाँ है, चतुर्थ चतुर्थांश में, तो ये कहाँ होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। फिर आगे कह रहा है बिंदु -2 और 5 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। तो दूरी का सूत्र आपको निकालना है, x अक्ष से दूरी क्या होगी। तो देखो x अक्ष से दूरी y की वैल्यू, देखो ये जैसे हम चतुर्थांश की बात करें इस तरीके से, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, और कोई बिंदु दिया है -5 और 2, कितना दिया है, -5 और 2, तो x अक्ष से दूरी मतलब क्या कहलाएगा, x अक्ष से दूरी 2, ये हम मान सकते हैं अगर आपको सूत्र यूज नहीं हो रहा है तो, ठीक है। x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। जैसे ही आप देखो x अक्ष से दूरी मतलब यहाँ पर से वाली वैल्यू निकालेंगे ना, दूरी x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, y का मान, मतलब कोटि। पूर्ण कोण का मान कितना होता है दोस्तों, तो पूर्ण कोण का मान 360 डिग्री के मान के बराबर होता है। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर कितने अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। अब आते हैं हम प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 6 अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब सॉल्व वाला जो है यहाँ पर अपनी कंडीशन चालू हो चुकी है, तो हम सॉल्व करते जाएंगे। तो प्रश्न 6 की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रश्न 6 की देखिए, प्रश्न 6 का अथवा एक एक सवाल करेंगे। कह रहा है 1/2 के हर का परिमीकरण कीजिए, ये वाला प्रश्न, 1/2 के हर का परिमीकरण। तो हर का परिमीकरण का मतलब होता है आपको हर वाली संख्या का ऊपर नीचे जो है दोनों जगह गुणा करना है। तो करनी 2 और करनी 2 का हमने गुणा कर दिया, तो ये हो गया करनी 2, और करनी 2 मतलब से करनी 2 का स्क्वायर। और जब भी किसी संख्या पर स्क्वायर लगता है दोस्तों तो करनी जो होती है अलग हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2। तो ये आपका आंसर, ज़्यादा फैलाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम प्रश्न 7 की बात करें दोस्तों। प्रश्न 7 क्या कह रहा है, 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। इस तरीके की प्रॉपर्टी यदि होती है तो हम अंदर वाली संख्या का गुणा कर देते हैं, 7 गुणित 8 की घात 1/2। अगर घात समान हो, जैसे सूत्र जो होता है दोस्तों, x की घात m एंड y की घात m, दोनों संख्याओं की घात यदि एक सी होती है तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई की घात m, मतलब हमने एक साथ लिख दिया, ठीक है। तो 7 गुणित 8, तो 7 8 56, 56 की घात 1/2, और जब घात 1/2 होती है तो उसको हम करनी में भी लिख सकते हैं, 7 8 56। इसी के अथवा की बात करें दोस्तों हम, इसी के अथवा की, ठीक है, इसी के अथवा की, प्रश्न नंबर 7 के। तो प्रश्न नंबर 7 का अथवा क्या कह रहा है, हर को सरल कीजिए। अब सरल कीजिए मतलब ये एक प्रकार से हर का परिमीकरण ही है। तो प्रश्न क्या है, 5 करनी 3 माइनस करनी 5। तो हल करेंगे तो ऊपर नीचे हम जो हर में संख्या होती है ना, जो हर में संख्या होती है दोस्तों, ये देखो, ये जो हर में संख्या है उसका ऊपर और नीचे गुणा करते हैं चिन्ह चेंज करके। तो हम क्या कर देंगे, करनी 3 धन करनी 5, ये माइनस में था तो प्लस का कर दिया, यही काम नीचे भी करना है। तो करनी 3 धन करनी 5, इसके साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू करनी 3 धन करनी 5। और ये देखो सूत्र बन गया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। कौन सा सूत्र बन गया, यहाँ हम लिख दें, अभी यूज किया था x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक बार करनी 3 का स्क्वायर दोस्तों, और एक बार करनी 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 5 इंटू करनी 3 प्लस करनी 5, और करनी 3 का स्क्वायर 3 और करनी 5 का स्क्वायर 5। कभी भी करनी वाली संख्या पर यदि स्क्वायर आपको दिखे तो आप वहां से करनी जो है हटा दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू करनी 3 प्लस करनी 5 बटे 3 में से 5 गए तो माइनस का 2, ये आपका आंसर। ये रहा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न 8 है दोस्तों, देखिएगा बहुत अच्छे से, गुणनखंड कीजिए। क्या करना है, गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा लेंदी जाएगा लेकिन अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस x प्लस 2। अब होता क्या है, जब हम गुणनखंड करते हैं तो घात 2 वाले को आसानी से कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से एक एक करके इसको सबसे पहले तो नाम दे दें। पहला काम, माना px बराबर x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 माइनस x प्लस 2। तो एक एक करके हम यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं। तो एक बार हमने यहाँ पर 1 रखा, तो ये हो जाएगा 1 की घात 3 माइनस 3 1 की घात 2 माइनस 1 प्लस 2। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, P1 हमने लिखा है, मतलब जहाँ जहाँ आपको इस पूरे बहुपद में x दिखेगा वहाँ वहाँ आपको 1 रखना है, क्योंकि हमने रख दिया, ठीक। तो 1 का पावर 3 मतलब 1, 1 की पावर 2 मतलब से 3 माइनस 1 प्लस 2। सॉल्व करते हैं, P1 इज इक्वल टू, प्लस माइनस का कैंसल, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 1 प्लस का, और ये 3 माइनस का 1 और प्लस का
2। दोस्तों थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर से मिस्टेक हो गई, ये 2 था, हमने 3 लिख दिया था, ठीक है, यहाँ पर 2 है, ये पूरी जगह 2 है, ठीक है, ये सुधार लीजिएगा। तो ये भी 2, तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, और प्लस माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल, तो 0। यदि कभी भी किसी भी नंबर को रखने पर पूरा का पूरा बहुपद शून्य हो जाए तो वो उसका शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्यक। तो जो 1 है वो उसका क्या कहलाया? शून्यक। तो गुणनखंड क्या हो जाएगा दोस्तों? तो गुणनखंड इसका एक हो जाएगा, इसका एक गुणनखंड हो जाएगा इसका, जब ये किस में लिखा है +1, तो ये हो जाएगा x माइनस 1। क्या हो जाएगा? x माइनस 1। अब दिए गए बहुपद को, ये जो px है ना, इसको हम x माइनस 1 से भाग दे देंगे। हाँ, एक चीज़ और, इतना सारा क्यों कर रहे हैं? यहाँ सबसे बड़ी घात कितनी है बहुपद की? 3, मतलब इसके 3 हल आनी चाहिए। कितनी? 3 हल चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम भाग दे देंगे किसको? px को। px को हम भाग दे देंगे किससे? x माइनस 1 से। तो px कितना है? x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। तो x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस x प्लस 2, हमने इस तरीके से भाग दिया किसको? x माइनस 1 को। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है कि भाग कैसे देते हैं। हमें कुछ नहीं करना, यहाँ जो घात दिख रही है वो बराबर करनी है। तो कैसे? देखो, यहाँ पर x की घात 3 है, यहाँ x की घात कितनी है? 1, कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 1, और यहाँ 3 चाहिए, तो कितनी घात और चाहिए? 2। तो x की घात 2 का गुणा कर दो दोनों के साथ, x की घात 2 के साथ 1 का करोगे तो 3, और इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा x²। सिंपल भाग की तरह। अब घटाते हैं हम, तो प्लस का हो गया माइनस और माइनस का हो गया प्लस। कभी भी बहुपद को घटाते हैं तो बाद के चिन्ह जो होते हैं बदल जाते हैं। तो ये कैंसिल प्लस माइनस का, माइनस प्लस माइनस घटाएंगे तो माइनस 2x² से 1x² जाएगा, तो प्लस का 1x², पूरा उतार दो, माइनस x प्लस 2। अब यहाँ x² है और यहाँ सिंगल x है, तो हमें क्या चाहिए? केवल x। माइनस है तो माइनस, ठीक, माइनस है यहाँ पर क्योंकि बड़ी संख्या पर माइनस है ये। तो x² माइनस का x², फिर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का x, और ये कुछ नहीं है, तो माइनस का प्लस और माइनस, तो ये कैंसिल, लेकिन ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो माइनस का 2x प्लस का 2। अब हमें क्या चाहिए है? देखिएगा यहाँ पर से x है, लेकिन हमें साथ में 2 चाहिए, तो हम माइनस 2 का भी गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, और ये माइनस माइनस प्लस का 2, तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, कैंसिल। तो आपके पास एक और बहुपद निकल के आया जिसे द्विघाती बहुपद कहते हैं, x की घात 2 माइनस x माइनस 2। क्लियर? तो इस बहुपद को हम सॉल्व करेंगे। अब जो हमारा बहुपद आया ना, क्या आया बहुपद? x की घात 2 माइनस x और माइनस का 2, तो x², इसको तोड़ दो, माइनस x प्लस का 2x और माइनस का 2, इन दोनों से 2 से कॉमन निकालेंगे, जो भी दोनों में होगा। तो इन दोनों में x है तो हमने x कॉमन लिया, तो यहाँ बचा x माइनस 1। इन दोनों से हमने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ बचा x माइनस 1। फिर दोनों से x माइनस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ भी है, तो यहाँ बचा x प्लस 2। तो ये आपके गुणनखंड आ गए। 2 गुणनखंड ये आ गए, एक गुणनखंड ये था, कौन सा था? x माइनस 1 जो हमने निकाला था। तो आपके आंसर आ गया दोस्तों x माइनस 1, x प्लस 2 और x प्लस 1। ठीक, क्लियर है ना? यहाँ पर माइनस ही है ना, दोनों माइनस में है। दोस्तों देखिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि बड़ी संख्या पर माइनस चाहिए, तो ये माइनस रहेगा, ठीक, और ये रहेगा आपका प्लस। तो जो सी माइनस निकालेगी तो ये +1, तो ये प्लस में ही आएगा आंसर। ठीक, ये आपके बहुपद हो जाएंगे। दोस्तों इसी के अथवा की बात करते हैं। ठीक है, अथवा में देखिए क्या लिखा है 8वीं के, 3a + 4b की घात 3 को प्रसारित रूप में लिख लीजिए। तो सीधी सी बात, इसका एक सर्वसमीका है जो कि अध्याय 2 में मिल जाएगी। तो प्रश्न देखते हैं इसी का अथवा। ठीक है, अथवा में हम लेते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों 3a + 4b की पावर 3, ये आपको प्रसारित करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर से फॉर्मूला लिखेंगे, कौन सा? x + y की पावर 3। x + y की पावर 3 क्या होता है? x की पावर 3 + 3x² y + 3xy की पावर 2 + y की पावर 3। तो यहाँ पर देखो x की जगह क्या लिखना है अपन को? 3a लिखना है, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। x की जगह क्या लिखना है? 3a लिखना है, ठीक। और y की जगह जो सेकेंड वैल्यू है वो क्या लिखनी है? 4b। अब हम यहाँ पर से वैल्यू रखते हैं पूरे में, तो ये हो जाएगा आपका 3a की पावर 3 + 3 × 3a की पावर 2 × 4b + 3 × 3a × y। y मतलब क्या है? 4b की पावर 2 + y मतलब से 4b की पावर 3। ठीक है, अब 3 का घन कितना होता है? 27। ये आपको याद होना चाहिए, मतलब 3 का 3 बार गुणा करना है, 3 का की पावर 3 + 3 × 3 × 3 = 9a² + 4b, सॉरी इंटू 4b, इंटू ही अभी, प्लस 3 × 3 = 9, ये हो जाएगा 9a, और फिर 4 का वर्ग लिखा है, मतलब 4 चौके 16b² प्लस 4 का घन होता है 64, तो 64b की घात 3। इस तरीके से ये देखो, ये हो गया 27 a की घात 3 प्लस, अब इस बार का गुणा करोगे तो 4 × 3 = 12 और 12 नंबर 108, तो ये हो गया 108 a² b। भाई इस 3 का 4 के साथ गुणा किया तो 4 × 3 = 12 और 12 के साथ 9 का किया तो 108 a² b
प्लस, कहीं देख लीजिएगा कहीं कैलकुलेशन गलत ना हो, उसके बाद यहाँ पर से 16 के साथ, तो इसे लिखा है 16 गुणित 9, तो 16 नाम 100 कितना होता है 44, 144। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 9 छक्का चौवन की 4, 9 एकम 9, 9 5 14, ठीक। ए बी स्क्वायर प्लस 64 बी की घात 3, तो ये जो है आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ पर है कोई भी पद जो है आपस में जुड़ेगा घटेगा नहीं। ये ए की घात 3 वाला है, ये ए स्क्वायर बी वाला है, ये ए बी स्क्वायर वाला है, और ये बी की घात 3 वाला है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है पूरा सॉल्व हो चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, ठीक है, प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 में देखिए क्या करना है। प्रश्न नंबर 9 देखो, ये है बिंदुओं 1 5 4 -3 -5 4 -3 और -2 को कार्तीय तल पर आलेखित करना है। तो ये कार्तीय तल पर आलेखित करना है, तो यहाँ पर हम चलो ठीक है देखिए, देखो लिखा है 1 और 5, सेकेंड पॉइंट है आपका 4 - 3, थर्ड पॉइंट है आपका -4 और 5, और फोर्थ पॉइंट जो है -3 -2, ठीक। तो आपको एक ग्राफ पेपर मिलेगा जो कि इस तरीके से होगा, हम टेम्परेरी बना रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जितना हो जाए। तो ये इस तरीके से, जिसको हम इसको एक्स अक्ष और इसको वाई अक्ष के नाम से जानते हैं, इतने बिंदु हमें बनाने हैं, ठीक। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये देखिएगा, ठीक। यहां पर देखिएगा ये जो दिख रहा है ना एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, तो यहां पर एक्स की पॉजिटिव वैल्यू होती है, कितनी पॉजिटिव वैल्यू, मतलब से ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4 और ये 5, और इस तरीके से 6, जितनी जरूरत हो आप आगे लिख सकते हैं। यहां पर वाई की पॉजिटिव वैल्यू दोस्तों ये हम अपने अनुसार बना रहे हैं ना, 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से यहाँ वाई की नेगेटिव वैल्यू हो जाएंगी 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखो ये लिखा है, ये लिखा ही दो, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक। हाँ, अब देखिएगा हमें 1 और 5 चाहिए, मतलब पहला पॉइंट हमेशा x को प्रदर्शित करता है और दूसरा y को। तो ये देखो x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है 5, तो 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से ये पॉइंट जो है, इस तरीके से ये पॉइंट इस तरीके से यहाँ पर से मिलेगा, क्लियर। उसके बाद है ये देखो लिखे दे रहे हैं 1 और 5, पहला x और दूसरा y, पहले 4 1 2 3 4 और -3, देखो 1 2 3 मतलब y की वैल्यू माइनस में है, तो ये हो जाएगा ये 4 और -3, 4 और -3, क्लियर। फिर है -5, अब x की वैल्यू माइनस में है तो इस तरफ आएगा 1 2 3 4 5, मतलब -5, क्लियर है ना, ये -5, और वैल्यू x की क्या है पॉजिटिव, ये y की वैल्यू पॉजिटिव है 1 2 3 4, तो इस तरीके से ये जब हम मिलाएंगे तो इस तरीके से ये यहाँ पर मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा -5 और 4। नेक्स्ट है -3 और -2, तो x की वैल्यू भी माइनस में है ये है, और y की वैल्यू भी माइनस में है तो ये है, तो इन दोनों को आप मिला दोगे तो इस तरीके से ये जो है कार्तीय तल में आप इंडिकेट कर देंगे, ठीक। तो अगला प्रश्न है दोस्तों इसी का, अथवा की बात करें, कार्तीय तल को x और y अक्ष द्वारा कितने भागों में बांटा जाता है। तो कार्तीय तल को x और y अक्ष द्वारा 4 भागों में बांटा जाता है, जैसे चतुर्थांश कहते हैं, तो ये चीजें आप देख लीजिएगा। आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर, किस चतुर्थांश में स्थित है, तो देखते हैं। यहीं पर पहले आप समझ लीजिए इस वाले चित्र में, ये पहला चतुर्थांश कहलाता है, ये दूसरा चतुर्थांश कहलाता है, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश कहलाता है, ठीक है। पहले चतुर्थांश में दोनों वैल्यू जो होती हैं पॉजिटिव होती है, मतलब से दोनों की वैल्यू धन में होती है। दूसरे में माइनस प्लस वैल्यू होती है, मतलब से x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस में होती है। तीसरे में दोनों माइनस में होती है, और चौथे चतुर्थांश में जो वैल्यू होती है वो होती है दोस्तों प्लस माइनस में, मतलब से x की वैल्यू प्लस में और y की वैल्यू माइनस में। तो अब यदि आपको कोई पूछता है कि किस चतुर्थांश में कौन सा पॉइंट है तो आप बता सकते हैं। अब हम चालू करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, प्रश्न नंबर 10, देखिएगा ये लिखा है प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 कितना, -4 और 5, तो -2 और 4, तो -2 और 4 देखो माइनस प्लस, तो यहाँ पर अभी हमने बताया था आपको कि माइनस प्लस कहाँ होता है, तो देखो माइनस प्लस कहाँ है, द्वितीय चतुर्थांश में, तो ये कहाँ हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। दूसरा बिंदु है 3 - 1, कितना है 3 - 1, तो देखो प्लस माइनस कहाँ होता है, चतुर्थ चतुर्थांश में, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा। उसी के बाद है अगला है -1 और 0, तो ये चतुर्थांश में नहीं होगा दोस्तों। कभी भी यदि y की वैल्यू 0 होती है ना, यदि कभी भी y की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू यदि कभी भी आपको 0 दिखे तो वो x अक्ष पर होगा, किस पर, x अक्ष पर, ना कि चतुर्थांश में। मतलब इन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू 0 हो तो वो अक्ष में होगा। यदि y की वैल्यू 0 हो तो x अक्ष में होगा, और x की वैल्यू 0 हो तो y अक्ष में होगा। तो देखो अगला है फिर 1 और 2, 1 और 2, तो 1 और 2 जो होगा प्रथम चतुर्थांश में होगा। कहाँ होगा, प्रथम चतुर्थांश में। तो ये रहे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के। अब क्वेश्चन नंबर 10 में एक और प्रश्न है भुज और कोटि के लिए, अथवा में दिया है ना, किस में दिया है, अथवा में दिया है। देखते हैं अथवा, प्रश्न 10 का अथवा। अब देखो क्या है, 5 2 और 7 4 की भुज कोटि बताइए। तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि x जो होता है वो भुज होता है और y जो होता है वो हमेशा कोटि होती है, मतलब पहली वैल्यू भुज और दूसरी वैल्यू कोटि होती है। तो जब हम 5 और 2 की बात करेंगे तो इसमें भुज जो हो जाएगा दोस्तों, इसमें भुज जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, और कोटि जो हो जाएगी दोस्तों वो 2 हो जाएगी, ठीक। अच्छा, दूसरी की बात करें 7 और 4 की, 7 और 4 की, तो इसमें भुज जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, कोटि जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। तो ये रहा आपका आंसर।
प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 आपको अपने स्वाभाविक से करना है, अपने मन से करना है, फिर भी आप देख लीजिएगा। लिखा है कि -1 और 3 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के नाम बताइए। तो पहली वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू y है। तो आप जब दो रेखाओं की बात करते हैं, कितनी दो रेखाओं की बात करते हैं, तो वो दो रेखाएं आप कोई भी बना सकते हैं। देखो पहला समीकरण आप बना सकते हैं, इसकी बात करें जो इससे होकर जाएगा, तो x + y = 2, ये पहला। अब हम बता दें कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि यदि आप वैल्यू रखते हो x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो हम रख के भी बता दे रहे हैं, हम x की वैल्यू यदि -1 रखें और y की वैल्यू 3 रखें तो आपको 2 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये सही है। तो आपका पहला समीकरण हो गया x + y = 2। और दूसरा समीकरण जब आपको बनाना रहे तो दूसरा समीकरण हो जाएगा दोस्तों आपका 2x + y = 1। यहाँ जब -1 रखोगे तो -2 और 3 = 1 हो जाएगा। तो ये दोनों समीकरण ये जो है रेखा के हो गए, ठीक, जो कि संतुष्ट करेंगे कि -1 और 3 से होकर जाएं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न 11 का अथवा। प्रश्न 11 का अथवा, तो प्रश्न 11 का अथवा क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि 3x - 4y = 11 के कोई दो हल निकालिए। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण 1। अब इसके कोई दो हल निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y में से किसी एक को सिंगल रखेंगे, बाकी सब हम जो है ट्रांसफर कर देंगे। तो देखो 3x 11, ये माइनस का y उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 4y। कितना हो जाएगा, प्लस का 4y। हमें x चाहिए है तो x बराबर हो जाएगा 11 धन 4y/3। इसको नाम दे दो समीकरण 2। अब पूरा का पूरा जो आपको हल निकालना है वो इससे करना है। और ये करना क्या रहता है कि कोई भी यदि समीकरण दिया है और आपको हल निकालने के लिए बोलता है तो सबसे पहले आप क्या करिए, पूरे समीकरण में एक चर को, चाहे वो x को एक तरफ ले लो चाहे y को, सिंगल आप रहने दीजिए, उसके अलावा जो भी उसके साथ है उसको आप पक्षांतरित कर दीजिए। तो अब आप यहाँ पर रखिए वैल्यू, है ना। तो दो हल बोला है तो 2 बार वैल्यू रखना है x की। तो जब x बराबर यदि आप 1 रखें, कितना रखें, 1, ठीक है। जब x बराबर आप 1 रखें तो देखो, जब x बराबर 1 रखेंगे, सॉरी y बराबर 1 रखिए तो x की वैल्यू आएगी, ठीक है। y कोई जरूरी नहीं है कि x की रखें, जब y बराबर 1 रखें तो जब y बराबर 1 रखेंगे तो x आएगा x बराबर 11 धन 4 गुणित 1। देखो y की जगह 1 रख रहे हैं तो 4 की जगह 1 रख दिया, गुणित 1/3। तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 11, 4 एकम 4, 11 और 4 15, 15/3, तो 3 5 15। कितना आ गया, x बराबर 3। अब अगली बार अगली वैल्यू रखिए। आपको 4 हल चाहिए, यदि 3 हल चाहिए रहते तो 3 वैल्यू रखते, दशमलव में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा मान आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने वैल्यू क्या रखी है। जब y बराबर अपन रखे 4 दूनी 8, 11 8 19, 4 3 12, 12 और 11 23। एक सेकेंड दोस्तों, अब हम इस पूरे समीकरण में देखिएगा, इस समीकरण में ये जो दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर y = हम रख रहे हैं -2। भाई आप अपनी सहूलियत से रख सकते हैं कि आपका जो हल है वो पूर्ण संख्या में आ जाए। तो जब हमने y बराबर 2 रखा तो x बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 धन 4 गुणित -2। भाई -2 रखा है हमने तो -2/3। तो x बराबर 11 एकम 11, 4 दूनी 8, प्लस माइनस का -/3। तो 11 में से 8 गए तो बच्चा 3/3, 3 से 3 कट गया तो केवल 1। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, जब हल पूछे जाते हैं 2 हल 3 हल 4 हल, तो आप इस तरीके से लास्ट में टेबल बना दीजिए कि जब हमने y की वैल्यू 1 रखी थी तो x बराबर जो है 5 आया था, जब हमने y की वैल्यू -2 रखी थी तो हल आया था 1। तो ये आपका आंसर। इसके बहुत सारे हल होते हैं, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होइएगा कि बुक में कुछ लिखा है और हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 की बात करें दोस्तों, हम किसकी, प्रश्न 12 की। प्रश्न 12 की, तो प्रश्न 12 को लेकर चलते हैं। लिखा है, क्या लिखा है, यदि बिंदु 3 4 समीकरण द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले 12 की बात करें तो समीकरण आपको दिया है 3y बराबर ax धन 7, और ये जो बिंदु है वो किस पर स्थित है, 3 और 4 पर। तो सीधी सी बात ये है, ax का मान है और ये y का मान है। तो ये रख दीजिए कि x बराबर 3 और y बराबर 4 रखने पर, तो रख दो 3 गुणित 4 बराबर, x की जगह 3 रखना है तो ये हो जाएगा 3a + 7, तो 4 तिहाई 12, और ये प्लस का पक्षांतरित होगा तो माइनस का 7 बराबर 3a। ठीक, 12 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बराबर 3a। तो a बराबर हो जाएगा दोस्तों, a चाहिए तो a सिंगल रहने दीजिए, बाकी संख्या पक्षांतरित कर दीजिए। तो गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में, तो ये हो जाएगा 5/3। कितना हो गया, 5/3। ये आपका आंसर। प्रश्न 12 का अथवा है दोस्तों, ये वाला प्रश्न की बात कर रहे हैं, प्रश्न 12 के अथवा की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रश्न 12 के अथवा की बात कर रहे हैं। तो प्रश्न 12 का अथवा देखिएगा, के किस मान के लिए। सबसे पहले तो आपको वैल्यू दी है, x बराबर कितना दिया है 3 और y बराबर कितना दिया है -2। आधा सॉल्यूशन यही हो गया। तब देखो 3x + y बराबर 2k, तो वैल्यू रख दीजिए समीकरण 1 में। तो x की जगह कितना रखना है, 3, तो 3 गुणित 3 धन y की जगह दोस्तों बराबर 2k। यहाँ पर गलती होगी, फिर से रख दिए, 3 त्रिका 9 प्लस y की जगह कितना रखना है, -2 बराबर 2k। तो 9 में से 2 गए, प्लस माइनस का माइनस, 9 में से 2 गए तो 7, 7 बराबर 2k।
तो k बराबर, ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो 7/2। आप चाहो तो काटोगे तो 3.5 भी जो है आप k का वैल्यू लिख सकते हैं, और बटे में लिखना है तो बटे में लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पर से, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 रेखागणित के कम ही प्रश्न करेंगे। प्रश्न 13 कह रहा है यदि ए और बी के बीच एक बिंदु सी स्थित हो तो एक रेखा खींचिए इस तरीके से। यदि कह रहा है बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में एक बिंदु सी स्थित हो, बीच में समझते हैं, बीच में मतलब बिल्कुल बीच में, ये सेंटर पॉइंट है, मतलब इस पूरी लाइन को दो हिस्सों में बांट रहा है ना। ए और बी के बीच में एक बिंदु सी है जहां पर ए सी और बी सी दिया है, मतलब ए सी बराबर है किसके, बी सी के, ये दिया है, ये आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि दिया है, क्या दिया है कि ए सी का मान बी सी के मान एक के बार के बराबर, बीच में बिंदु है, मतलब से इस रेखा को और इस रेखा को यदि आप जोड़ोगे तो ये पूरी रेखा ए बी के मान के बराबर होगी। तो आपको सिद्ध करना है ए सी, सिद्ध क्या करना है देखिएगा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए सी बराबर 1/2 ए बी स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक, ये आपको सिद्ध करना है। चलो ठीक है, करते हैं सिद्ध, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर गौर करिएगा, क्या है यहाँ पर, स्क्वायर नहीं है दोस्तों, इन स्क्वायर नहीं है, 1/2 ए बी बस है। देखिए ये 1/2 ए बी, तो हम जानते हैं चित्र से, हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं, ये दिया है, लिख सकते हैं कि ये जो ए बी रेखा है, ये जो ए बी रेखा है वो ए सी और सी बी को जोड़कर बनी है, मतलब ए सी और बी सी को यदि आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगी, ए बी मिलेगी। ठीक है, इस ए सी और बी सी को जोड़ोगे तो आपको ये बड़ी वाली रेखा मिल जाएगी। क्लियर है। अब ए सी की वैल्यू जो है दोस्तों, ए सी की वैल्यू और बी सी की वैल्यू बराबर है, मतलब ए सी की जगह बी सी और बी सी की जगह ए सी रख सकते हैं, तो हम बी सी की जगह ए सी रख दे रहे हैं, बराबर ए बी। ठीक, ए सी और ए सी कितने हो गए, 2AC हो गए, कितने हो गए, 2AC, तो ये हो गया ए बी। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 ए बी, और यही आपको सिद्ध करना था, यही सिद्ध हो गया। ठीक, ये प्रूव्ड हो गया। इसी का अथवा है दोस्तों, ठीक है, इसी का अथवा देखिएगा, किसका, प्रश्न नंबर, ये देखिए ये वाला प्रश्न नंबर 13 का अथवा ये वाला, यदि ए बी और सी एक ही रेखा पर 3 स्थित बिंदु हैं तो बी ए और सी के बीच स्थित है। अथवा है 12, ये अथवा। ठीक, तो क्या कह रहा है 13 का अथवा कि एक बिंदु है, एक लाइन है और 3 बिंदु, तीनों बिंदुओं में जो बी बिंदु है ये ए और सी के बीच स्थित है। ये प्रश्न में बोला है दोस्तों, देखिए कि बिंदु बी जो है ए और सी के बीच स्थित है, तो बिंदु बी जो है ए और सी के बीच स्थित हो गया। तो आपको सिद्ध क्या करना, और बाकी कुछ नहीं दिया है, इतने दिया है, स्थित है, बीच स्थित है, तो आपको सिद्ध करना है ए बी प्लस बी सी, ये सिद्ध करना है, हम ऊपर लिख ले रहे हैं ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपको जब दिया है कि ये बीच का बिंदु है तो ये दोनों बिंदुओं जो हैं बराबर होंगे, ए बी का मान जो है वो बी सी के मान के बराबर होगा। भाई ए सी का मध्य बिंदु है बी, और मध्य बिंदु का मतलब होता है कि वो उसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो इस ए बी की वैल्यू जो है इस बी सी की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। क्लियर है, ये आपको गिवन है। तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि 2AB बराबर ए सी। भाई जब ये और ये वाली वैल्यू जो है बराबर है तो इनका यदि हम 2 के साथ गुणा करें तो यही माना जाएगा, तो इन दोनों, तो 2AB बराबर ए सी हो जाएगा, मतलब इसको 2 बार भी जोड़ोगे तो यही आएगा। तो 2AB का मतलब क्या होता है, ए बी प्लस ए बी, भाई 2AB जैसे लिखा है यहाँ पर 2x, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस एक्स, कोई गलत नहीं है, जरूरत पड़ने पर रिवर्स ऑर्डर में, ये हो गया ए सी। तो ए बी प्लस, लेकिन ए बी और बी सी की वैल्यू बराबर है तो ए बी की जगह हम बी सी रख दे रहे हैं एक जगह, बराबर ए सी, तो ये आपका सिद्ध हो गया, यही आपको सिद्ध करना था। दोस्तों करते हैं प्रश्न नंबर 14, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होइएगा, इस तरीके के यदि प्रश्न आते हैं तो बिल्कुल भी आपको जो है कन्फ्यूज नहीं होना है। प्रश्न नंबर 14 की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले देखो एक सीधा सा चित्र बना लें, ये जो चित्र दिया हुआ है हल्का हल्का सा बना लें, ये ठीक है, ये आपको दिया है कितना 50, और ये है y, और ये है x, और ये है 127, ये है पॉइंट R, ये है Q, ये C, ये है D, ये P पॉइंट, ये A पॉइंट, और ये B पॉइंट। ठीक है, अगर कुछ रह गया हो तो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा बहुत अच्छे से कि दिया है कि AB समांतर है CD के। क्या किया दिया है, देखो AB समांतर है CD के, मतलब ये वाली जो लाइन दिख रही है AB और ये जो CD रेखा दिख रही है ये समांतर होते हैं। और समांतर की मीनिंग ये होती है दोस्तों कि इनको कभी भी आप कितना भी बढ़ाएं, दोनों दिशाओं में कितना भी बढ़ाएं तो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, कभी भी नहीं काटेंगे। जैसे कि यदि हम 2 रेखा लें इस तरीके से, इनको हम अनंत तक बढ़ाते भी जाएं तो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, तो ये समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, ये पहली कंडीशन दी है क्वेश्चन में। दूसरा दिया है कि कोण APQ 50 दिया है, कोण
पी क्यू कितना दिया है 50 दिया है। पढ़ते आना चाहिए आपसे। अब जब ये 50 बात कर रहा है तो 3 चीज दी है। इन 3 बिंदु में जो बीच का बिंदु होता है उस कोण की बात होती है, पी की। देखो ए पी क्यू कितना दिया है, ए पी क्यू ये, ठीक है। ये कितना दिया है 50 दिया है, ये 50 लिखा है, गलती से कुछ भी लिख गया था, ये 50, ठीक। उसके बाद कोण पी आर डी कितना दिया है 127 दिया है, 127 दिया है। पी आर डी कितना दिया है 127 डिग्री दिया है। तो देखिए ये दिया है ए पी क्यू इक्वल टू 50 और पी आर डी मतलब से किस कोण की बात हो रही है, आर की। तो आर कहाँ है, यहाँ पर से, तो पी आर डी मतलब 127। हमेशा ध्यान रखिएगा यदि आपको 3 बिंदु दिए हों तो बीच वाले की बात होती है, किसके, बीच वाले बिंदु की बात होती है। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया। अब देखिएगा आपको निकालना क्या है, आपको एक्स और वाई निकालना है। तो सबसे पहली बात कि कोण ए पी क्यू बराबर कोण पी क्यू आर होगा। भाई कोण ए पी क्यू बराबर कोण पी क्यू आर होगा। तो इसका मान भी कितना होगा 50, किससे, एकांतर अंतः कोण से। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो बाद में आप देख लीजिएगा। ये एकांतर अंतः कोण है कि अंदर के कोण एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं एकांतर अंतः कोण से। तो ये वाली एक्स की वैल्यू भी मिल गई, मतलब ये एक्स का मान भी कितना हो गया 50। जब ये 50 तो ये भी 50। अब क्या बचा दोस्तों, ये बहुत अच्छे से गौर करिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है कि ये ए पी आर और पी आर डी का मान भी बराबर होगा। ये भी एकांतर अंतः कोण है। देखिए एकांतर अंतः कोण की मीनिंग क्या होती है, जैसे कि यदि कोई दो समांतर रेखाएं हैं और यदि इनमें से एक प्रतिच्छेदी रेखा डाली जाए तो यहाँ पर 4 कोण बने, यहाँ 4 कोण बने, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये जो अंदर के कोण है ना दोस्तों, जैसे 1 2 3 4, ये एकांतर कोण कहलाते हैं। अब एकांतर अंतः कोण में 1 का मान 2 3 के बराबर होगा और 4 का मान 2 के, मतलब यदि इसका मान 10 है तो इसका मान 10 होगा, इसका मान 50 है तो इसका मान 50 होगा, इसका मान 100 है तो इसका मान 100 होगा। अंदर के कोणों का योग। और कौन सा अंदर के कोण, एक एक छोड़ के, जैसे 4 से 1 छोड़ 2, 1 से 2 छोड़ 3, 3 से 1 छोड़ 1, ठीक है। तो इस तरीके से एकांतर अंतः कोण। तो अब ये तो आ गया x बराबर, लेकिन यहां पर देखो कि कोण ए पी आर जो है बराबर होगा पी आर डी के, लेकिन पी आर डी की वैल्यू दी है अब बहुत अच्छे से, ए पी आर। ये जो ए पी आर है दो कोणों को मिलाकर बना है, ए पी क्यू और पी क्यू आर। देखिएगा तो इस ए पी आर को हम देख सकते हैं ए पी क्यू प्लस पी, देखो ए पी क्यू और क्यू पी आर बराबर 127। भाई पी आर डी का मान तो दिया है 127 दिया है। हाँ एक चीज और गौर करिएगा, ए पी क्यू की वैल्यू भी अपन को गिवन है, कितनी है 50 है। तो ये हो गया 50 प्लस कोण क्यू पी आर बराबर 127। तो कोण क्यू पी आर बराबर 127 माइनस 50। जब 127 में से आप 50 घटाते हो तो आपके पास कितना बचेगा, 7 के 7, 2 के माने 12 में से 7 गए तो 77। तो ये आपके आंसर, पहला आ गया 77 और एक आ गया था 50, ये एक्स की वैल्यू। तो एक्स आंसर लिख देना, एक्स बराबर 50 और y बराबर 77, y बराबर 77। प्रश्न 17 दोस्तों, प्रश्न 17 देखो ये लिखा, ये ठीक है। प्रश्न 17 की हम बात करें, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। 1/4 मतलब समझते हैं कि जितना भी होगा उसमें यदि आप 4 का भाग दे दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। 1/4 तो 4 का भाग देने पर आएगा, 1/4 है। तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न होगी। तो सबसे पहले तो आप चंद्रमा का व्यास दिया है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो माना पृथ्वी का व्यास, भाई पृथ्वी पर डिपेंड कर रहा है, तो माना पृथ्वी का व्यास, तो माना पृथ्वी का व्यास है ना, पृथ्वी का व्यास कह रहा है ना, ये देखिए ये चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का, तो पृथ्वी का व्यास d है, क्या है d1 मान लो, कितना मान लिया d1। तो चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा, चंद्रमा का व्यास तो चंद्रमा का व्यास दोस्तों, ये चंद्रमा का व्यास अपन ने मान लिया d1 2, भाई पृथ्वी का व्यास d1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। पृथ्वी का व्यास d1 है तो चंद्रमा का व्यास 1/4, सॉरी 1/4, 1/4 है ना, तो 1/4। अब पृथ्वी की त्रिज्या, तो पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी आपकी आधी d/2, भाई व्यास की आधी त्रिज्या होती है। इसी तरीके से चंद्रमा की त्रिज्या हो जाएगी, चंद्रमा की त्रिज्या भी आधी हो जाएगी,
तो ये हो जाएगी d/4 और आधी 2 का भाग करेंगे तो 8, तो d/8। क्लियर। अब हमें निकालना है इनका अनुपात। देखिएगा, आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न होगी, तो हम लिखें चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन, चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन लिख सकते हैं, पृथ्वी का आयतन, या पृथ्वी का आयतन बटे चंद्रमा का आयतन लिखिए, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, वैल्यू थोड़ी सी अंतर आएगी। अब आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी त्रिज्या को अपन ने, पृथ्वी की त्रिज्या को अपन ने मान लो r1 मान लिया और चंद्रमा की त्रिज्या को अपन ने r2 मान लिया। तो यहाँ पर किसकी है, चंद्रमा की, तो r2 का क्यूब। इस तरीके से 4/3 पाई r1 क्यूब, ये गोले के आयतन का सूत्र है। किसका, गोले का आयतन का सूत्र। तो 4/3 और पाई, 4/3 पाई कैंसिल, दोनों में है, तो r2 की वैल्यू कितनी है, d/8, कितनी है, d/8 की पावर 3। r1 की वैल्यू कितनी है, d/2 की पावर 3। तो ये d की पावर 3 बटे 8 की पावर 3, तो 343, 8 का 512, सॉरी 512, 8 की पावर 3 मतलब 8 का 3 बार आप गुणा करिए, 8 गुणित 8 गुणित 8, तो 512 आएगा गुणा। जब ये संख्या पलट जाएगी, क्या होगी, पलट जाएगी। यदि हम परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग देते हैं तो संख्या पलट जाती है, अंश हर में और हर अंश में चला जाता है। तो ये हो जाएगा d की पावर 3, क्योंकि ये अंश में था, ऊपर था, और ये अंश हर वाला अंश में चला जाएगा। तो 2 का घन होता है 8, ठीक। तो d की घात 3 से d की घात 3 कैंसिल, और ये कितनी बार, 64 बार कैंसिल। 8 एकम 8, 8 8 6 48, 8 6 48, कितना बच गया, 3, तो हो गया 32, तो 8 चौको 32, भाग दे दीजिएगा, भाग दे रहे हैं हम, 512 में 8 का भाग। तो देखो 8 6 48, 51 था, 3 बचा, तो बच्चा 32 हो गया, तो 8 चौके 32, 64, तो ये आ गया 1/64, ये आपका आंसर। यदि आप पृथ्वी का आयतन ऊपर लिखते तो ये 64/1 हो जाता, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। प्रश्न नंबर 17 का अथवा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 का अथवा, प्रश्न नंबर 17 का अथवा, प्रश्न नंबर 17 का अथवा क्या है, प्रश्न नंबर 17 का अथवा। देखिए, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। एक गोला है जिसका व्यास दिया है ना, व्यास, व्यास मतलब d कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या मतलब r बराबर कितनी हो जाएगी, d की आधी मतलब d/2, 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। व्यास दिया हो तो हमेशा त्रिज्या निकालने के लिए 2 का भाग दे देते हैं, ठीक। अब निकालना क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r²। तो 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, r की वैल्यू 7 की घात 2, तो 4 गुणित 22 गुणित 7 गुणित 7/7, एक 7 से एक 7 कैंसल, और ये सेंटीमीटर की घात 2, तो 7 चौके 28 गुणित 22, आप चाहो तो ऐसा गुणा कर सकते हो, पूरा तीनों का गुणा करना है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो चौके 28 गुणित 22 हमने कर दिया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है। तो अब गुणा करते हैं, यहाँ पर से रफ में कर लो चाहे तो, 28 गुणित 22, 8 दूनी 16 की 6, हाथ खिलाई 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 8 दूनी 16 की 6, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 6 5 11, 5 और 1 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका जो है आंसर। प्रश्न नंबर 20 दोस्तों जो है, ये ग्राफ वाले और जो है ज्यामिति है हम बाद में करेंगे, उसमें समय ज़्यादा लगता है। तो प्रश्न नंबर 20 की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रश्न नंबर 20 की। तो प्रश्न नंबर 20 देखिएगा क्या लिखा है, एक शंकु के आधार का व्यास। इस तरीके से हम बात करें कि ये एक आपके पास मान लो जो शंकु है, इस तरीके का एक शंकु रहता है, ठीक है, ये व्यास है, ये व्यास है, और इसकी त्रिज्या ऊंचाई है l, और इसकी
परपेंडिकुलर हाइट, लंबवत ऊंचाई होता है h, s का मतलब, ठीक है। तो आपको क्या क्या दिया है आप वो लिखिए। सबसे पहले तो ये प्रश्न में जरूरी है कि आपको दिया क्या है। व्यास दिया है, मतलब व्यास मतलब कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर है ना, 24 सेंटीमीटर। त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी तो r बराबर हो जाएगा d/2, मतलब 24/2। तो जब काटोगे तो 12 दूनी 24, तो 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद त्रिज्या ऊंचाई दी है, मतलब l दिया है, कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूत्र लगा दीजिए, अब कुछ नहीं है स्पेशल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है दोस्तों, पाई r l। वैल्यू रखिए, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। r की वैल्यू आपको कितनी, 12, यहाँ पर आ गया 12 धन l की वैल्यू है 21, कितनी है, 21। तो वैल्यू रखना है। इसके बाद ये हो गया 22/7 गुणित 12 गुणित 2 × 3 2 × 3 33। इनका आप सबका गुणा कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर, और बटे में 7 ही रहेगा। क्लियर। जैसे 12 दूनी 24 की 4, 12 दूनी 24, 24 और 2 26, तो 264 गुणित 33। तो इस तरीके से आप अभी इनका भी गुणा करिएगा तो जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। 20 का अथवा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा, ये 20 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए और आयतन भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या दिया है ये लिखना बहुत जरूरी है। तो आपको देखो क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है, मतलब कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर अर्धगोला दिया है ना। अर्धगोला इस तरीके से आपको बनाना है, नहीं भी बनाएंगे तो कोई बात नहीं, ये अर्धगोला दिया है। अब इसकी त्रिज्या दी है आपको कितनी, 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब से ये वाला और ये ऊपर का हिस्सा दोनों निकालना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 3πr²। कितना होता है, 3πr²। अब इसमें वैल्यू रखना है अपन को। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, तो 3 गुणित पाई की वैल्यू 22/7 गुणित 10⁻²। त्रिज्या 10 थी तो 10⁻², तो 3 गुणित 22/7 10⁻² मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। यहाँ 10 सेंटीमीटर लिखते हैं, हमने नहीं लिखा, तो आप 10 सेंटीमीटर लिखते हो, सेंटीमीटर का स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 6600 गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 00/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका आयतन भी निकालना है। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या है, देखिएगा। अर्धगोले के आयतन का सूत्र है 2/3 πr³, 2/3 πr³। तो 2/3 पाई की वैल्यू है 22/7, कितनी, 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10⁻3। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि प्रश्न में कुछ नहीं लिखा है, तो पाई की वैल्यू 22/7 ही रखनी है। यदि 22/7 नहीं होता तो कुछ और दिया होता, 3.14, तो ही आप रखते। तो ये हो जाएगा 2/3, तो कटता तो है नहीं, तो 22 दूनी 44 और 3 सत्ते 21 गुणित 1 2 3 घात 3 है, तो गुणा करो तो ये हो जाएगा 1 2 3/21 सेंटीमीटर की घात 3। क्योंकि यहाँ पर घात 3 है तो 10 सेंटीमीटर मान दिया था, तो सेंटीमीटर की घात 3 और 10 की घात 3 मतलब कितना हो गया अपना, 1000 रुपये, ठीक। तो ये रहे आपके आंसर। आयतन इतना आ गया, और सॉल्व कर सकते हैं तो उतना भी आगे सॉल्व करना है आपको दशमलव तक। प्रश्न 21 की बात करें दोस्तों यदि हम, तो प्रश्न 21 में देखिए, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए कि क्या क्या है, ठीक है। 3 भुजाएं दी हैं, दिया है। 3 भुजाएं कौन कौन सी दी हैं, ए बी और सी, हमने भुजा का नाम ले लिया। कितनी कितनी है, 122, दूसरी कितनी है, ओनली 22, तीसरी कितनी है, 120, और ये सभी जो है मीटर में है, ना कि सेंटीमीटर में। और प्रतिवर्ष का खर्चा कितना है, दर दी है, दर बोलते हैं हम इसको, 5000 रुपये प्रति वर्ष, ठीक है, प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति वर्ष।
की प्राप्ति होती है तो इस कंपनी ने 3 महीने के लिए किराए पर लिया है, तो कुल कितना देना है, तो 3 महीने का आपका जो है निकालना है, साल भर का आपको दिया है। तो सबसे पहले यदि कोई दीवार है, जैसी भी हो हमें नहीं मालूम, इस तरीके से त्रिभुजाकार फ्लाईओवर के पास एक दीवार, छोटी सी जगह है जो किराए पर दी है, तो एक की मान 122 दिया है, 120 दिया है और एक का 22 दिया है। तो इस तरीके से इसका एरिया हमको कवर करना है। तो इसका एरिया आप हेरोन सूत्र से निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है दोस्तों, दीवार का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है करनी S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब सबसे पहले S निकालेंगे, जैसे हम अर्ध परिमाप कहते हैं। ये क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। ठीक, तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका ये अर्ध परिमाप, जो कि हमें निकालना है। तो S बराबर A मानना था 122 कुछ भी, प्लस B 22 प्लस 120 बट्टे कितना 2। तो इन तीनों को जोड़ने पर, इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिएगा यहाँ पर जोड़ लो, नहीं तो गलती हो जाए अपन से। 122 120 और ये 22, ठीक है ना। तो 2 और 2 4, 2 2 4 6 और ये 264, 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, मतलब 264 बट्टे 2, और जब भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 132 मीटर आपका ये आ गया। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए इस दिए गए सूत्र में हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है। क्या रखनी है, वैल्यू। तो क्षेत्रफल का सूत्र हमने ऊपर लिख दिया है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120, ठीक है। तो ये हो गया आपका 132 गुणित 132 में से 122 गया तो बचा 10, 132 में से केवल 22 गया, 132 में से केवल आपका 122 गया तो बचा आपका 2 में से 0, 3 में से 2 गए 110, और ये देखिएगा कितना हो गया, 132 में से 120 गए तो 2 बचा, 3 में से 2 गए तो 1 और ये 1 से गए तो 0, 12। देख लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन यदि गलत होता है तो आप जरूर देख लीजिएगा, मिस्टेक हो जाती है थोड़ी सी। तो 132, 2 में से 2 गए 0, 3 में से 2 गए 1, खत्म, 2 की 2, 3 में से 2 गए तो 1, 132 में से 122 गए तो केवल कितना बचा, 10। अब इनको हमें गुणनखंड करना है दोस्तों। क्या करना है, गुणनखंड। जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने के लिए बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी यहाँ पर से शायद गलती ना हो। 132 में से 120 भी घटाना है तो कितना आ रहा है आपका, 12। अब इसको तोड़ते हैं। 132 को हम लिखेंगे 11 गुणित 12, गुणनखंड आप कर लीजिएगा गुणित 10, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 11 गुणित 10, भाई 11 एकम 11 1 110, और ये गुणित 12। यदि जोड़े बनते हैं तो बाहर निकालिए, 1 और 2, 11 2 बार है बाहर निकल गया, 12 और 12 2 बार है बाहर निकल गया, 10 भी 2 बार है तो भी बाहर निकल गया। तब हमने गुणा किया इन सबका तो ये आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या क्षेत्रफल है, जितना एरिया उसको किराए पर देना है। तो कुल खर्च निकालने के लिए 3 महीने का खर्च निकालना है ना, 3 महीने का खर्च। तो 3 महीने का खर्च, 3 महीने का खर्च, 3 महीने का खर्च निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल के साथ दर का गुणा कर देंगे, क्षेत्रफल के साथ दर का गुणा कर देंगे। तो क्षेत्रफल गुणित दर, तो क्षेत्रफल तो आ गया अपना 1320 रुपये, दर कितनी थी 5000 रुपये 1 साल का, तो 1 महीने का कितना हो जाएगा, 12 का भाग दे देंगे। अब 3 महीने का निकालना है तो 3 का गुणा कर देंगे दोस्तों, और इन सबको हल करने पर आपका आएगा 165030 रुपये, 16,50,000 रुपये जो है आपका आंसर आएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, कैसे करना है, जैसे हम काट के बताते हैं क्या फिर से। देखो यहाँ पर 1320 गुणित 5000 बट्टे 12 गुणित 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12 हो गया। अब देखिए यहाँ से काटते हैं,
4/12 दिख रहा है, 4/12, फिर 4/12 और 0, मतलब आपके पास बचा कितना आप लास्ट में 330 गुणित 5000। तो 5×15 की 5, 3×5=15 और 1 16 और 4 शून्य, 1 2 3 4। क्लियर? इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये रहा आपका 3 महीने का किराया। तो दोस्तों आज हम इतना ही सॉल्व करते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया है। बाकी जो अगला पार्ट है तो अगला पार्ट भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो धन्यवाद।